आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक नए शिक्षा शास्त्री का अध्ययन करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। आज जिस शिक्षा शास्त्री का अध्ययन करना है उनका नाम है पाओलो फ्रेरे। पाओलो फ्रेरे ये आज के शिक्षा शास्त्री दार्शनिक हैं जो पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। पाओलो फ्रेरे का जन्म ब्राजील में 1921 में हुआ था। जन्म 1921 में ब्राजीलियन शिक्षा शास्त्री दार्शनिक थे। ब्राजील में इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनका बचपन गरीबी में बीता था और यही कारण है कि ये जो अपना शैक्षिक विचार दिए वो गरीबों के लिए ही विशेष करके दिए। गरीबों के उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए इन्होंने शिक्षा में अपने विचार रखे। और जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि पाओलो फ्रेरे आलोचनात्मक शिक्षण के जनक कहे जाते हैं। आलोचनात्मक शिक्षण के जनक, आलोचनात्मक शिक्षण के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। कारण यह है कि जो भी पुरानी परंपरागत शिक्षण पद्धति है उसका ये समर्थन नहीं करते बल्कि उसकी आलोचना करते हैं। एक ऐसे समाज के उन्नयन की बात करते हैं, ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें गरीबों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं हों और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो गरीबों का उत्थान करे। इसलिए जो शैक्षिक विचार शिक्षा की परिभाषा इन्होंने दिया उसमें साफ साफ इन्होंने बताया कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को बदले। शिक्षा संसार को नहीं बदलती है बल्कि शिक्षा व्यक्ति को बदलती है और व्यक्ति संसार को बदलता है। 1962 में इन्होंने 300 गन्ना मजदूरों को पढ़ाया लिखाया और सिर्फ 45 दिनों में उनको इस लायक बना दिया कि वो पढ़ना और लिखना सीख गए 45 दिनों में। लेकिन ब्राजील के शासक को ये बातें पसंद नहीं आई और उन्होंने 1964 से 1980 के बीच ब्राजील से बाहर कर दिया और उनकी जो किताबें थी, जो उनके विचार थे, उन सब पे बैन लगा दिया। कारण ये था कि ये मजदूरों के हित की बात कर रहे थे। तो जो इनका मूल शिक्षा से संबंधित विचार है वह यह है कि शिक्षा संसार को नहीं बदलती बल्कि शिक्षा व्यक्ति को बदलती है और व्यक्ति संसार को बदलता है। एक मानवीय शिक्षा वह मार्ग है जिसके माध्यम से महिला पुरुष दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत रहते हैं। तो जो मूल विचार है शिक्षा से संबंधित, शिक्षा व्यक्ति को बदलती है। शिक्षा व्यक्ति को बदलती है और व्यक्ति संसार को बदलता है। व्यक्ति संसार को, ये मूल विचार है इनका शिक्षा के प्रति। अब हम देख लेते हैं कि उनके शैक्षिक उद्देश्य क्या रहे, लक्ष्य क्या रहे। शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य क्या रहे, शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। इसमें जो मूल बिंदु थे उसमें यह है कि शिक्षा से गरीबों और
पिछड़ों को आगे बढ़ाना, ये इनका मूल लक्ष्य था। शिक्षा द्वारा गरीबों, पिछड़ों को आगे बढ़ाना, शिक्षा के द्वारा गरीबों और पिछड़ों को आगे बढ़ाना, ये इनका प्रथम लक्ष्य था। और इसके साथ शिक्षा के द्वारा ही लोगों में जागरूकता पैदा करना, जिससे वो समाज से समायोजन स्थापित कर सके, अपने विषय में, समाज के विषय में, सबके विषय में जान सके। शिक्षा के द्वारा जागरूकता पैदा करना, दुनिया में जो भी उत्पीड़ित लोग हैं वो शिक्षा के द्वारा जागरूक हो सके। उत्पीड़ित लोग जागरूक हो सके, यही कारण है कि इनको ब्राजील में बैन कर दिया गया था। ये शिक्षा के लक्ष्य रहे, उद्देश्य रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के जो और उद्देश्य थे, लक्ष्य थे, आसपास के वातावरण को जानना, अपने पास के वातावरण को जानना, ये भी शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य था। और इसके अलावा स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दिलाना, सभी को स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दिलाना। स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात इन्होंने की, यही आदर्शवादी समाज की कल्पना इन्होंने की थी। इसीलिए आदर्शवादी समाज के कल्पना करने वाले शिक्षा शास्त्री के रूप में भी हम इनको जानते हैं। आलोचनात्मक शिक्षण के जनक तो कहे ही जाते हैं। एक और जो इनका उद्देश्य था वह था कि जो परंपरागत शिक्षण पद्धति है, जो पुराने ढंग है शिक्षा देने के, उसको नए आधार पर धारण करना, नई नई तकनीकी, नए नए तरीके, विज्ञान का उसमें समावेश करना, यह भी उद्देश्य था। पुराने ढंग में परिवर्तन और नए तरीके अपनाना, ये इनके शिक्षा के लक्ष्य हैं। तो आलोचनात्मक शिक्षण के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। शिक्षा व्यक्ति को बदलती है और व्यक्ति संसार को बदलता है। शिक्षा के द्वारा गरीबों, पिछड़ों को आगे बढ़ाना, शिक्षा के द्वारा जागरूकता पैदा करना, अपने आसपास के वातावरण को जानना, सभी को स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दिलाना और पुराने ढंग में परिवर्तन करना, ये शिक्षा के उद्देश्य रहे हैं। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पालो फेरा, जो कि पाश्चात्य दार्शनिक हैं, वेस्टर्न फिलासफर, सबके हित की बात इन्होंने किया है, विशेषकर पिछड़ों के, गरीबों के हित की बात किया है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा और सीखना और उसके लिए उचित वातावरण का समावेश कैसे किया जाए। सीखने के वातावरण, सीखने के वातावरण इन्होंने बताए कैसा वातावरण होना चाहिए। इसमें जो मूल बिंदु है वह है कि अनेक संस्कृति के छात्र इकट्ठा हो, जो कक्षा का वातावरण हो वो किस प्रकार हो, वहां पे अनेक संस्कृतियों के
व्यक्ति बालक इकट्ठा हो और सबके साथ समानता का व्यवहार हो, समानता का व्यवहार, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी संस्कृति के लोग इकट्ठा होते हैं। 15 से 25 छात्र 15 से 25 छात्र एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं और वो आपस में विचार विमर्श करें, विचार विमर्श करें, विचार विमर्श करें। 15 से 25 छात्र जो अलग अलग संस्कृति से होंगे और अध्यापक भी साथ में रहेंगे, अध्यापक भी साथ में। ये एक दूसरे से विचार विमर्श करें और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें। कहने का मतलब यह है सभी को समान महत्व और सहभागितापूर्ण प्रभावशाली ढंग से विचार विमर्श, सहभागिता पूर्ण ढंग से विचार विमर्श हो, सहभागिता पूर्ण ढंग से और समान महत्व, सबको समान महत्व दिया जाए, सबको समान महत्व भी दिया जाए। आपस में विचार करें, किसी के साथ कोई भेद न हो। और जो खास बात है कि शिक्षक और छात्र दोनों बराबर हैं। कोई किसी पर हावी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा प्रभावी है, कोई कम, बल्कि दोनों बराबर हैं। दोनों में प्रेम, देखभाल की भावना, परोपकार की भावना, समानता का भाव होना चाहिए। कोई इसमें अंतर नहीं होना चाहिए और दोनों में कोई हावी, एक दूसरे के ऊपर कोई हावी ना हो, बल्कि दोनों बराबर हों। ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग समाज के लोग इकट्ठा होकर आपस में विचार विमर्श करें और समस्या का समाधान स्वयं खोजें। ऐसा वातावरण होना चाहिए। इसके बाद हम पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। इनके पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए शिक्षा का, इनके द्वारा जो बताया गया है। पाठ्यक्रम की बात होती है तो पाठ्यक्रम में विशेष करके ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो लोगों के जीवन से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनके जीवन से जो संबंधित विषय हो वही पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम जो हो वह अनुभव पर आधारित हो, क्रिया प्रधान होने का मतलब यह है कि एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो क्रिया प्रधान हो, अनुभव पर आधारित हो, जीवन से संबंधित हो और साथ साथ समस्या आधारित हो। समस्या आधारित होगा तो छात्र और शिक्षक दोनों चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे पाठ्यक्रम की इन्होंने कल्पना की। जो पाठ्यक्रम होगा वह लोकतांत्रिक होगा, यानी सबको महत्व दिया जाएगा। लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम, सभी को महत्व दिया जाएगा। लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये इनके पाठ्यक्रम का स्वरूप है। समस्या आधारित होगा, जिसका नमूना हम आज अपने एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उसमें आप ध्यान से अगर पढ़े देखेंगे तो पहले एक समस्या रख दी जाती है, भूमिका
के रूप में उस समस्या को रखने के बाद ही पाठ्यवस्तु आगे प्रस्तुत किया जाता है, उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो समस्या आधारित पाठ्यक्रम होने का जो प्रभाव है वो एनसीईआरटी की पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के बाद शिक्षण विधि की बात आती है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? हमने पहले ही बताया, समस्या आधारित पाठ्यक्रम हो, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो, स्वाभाविक है कि शिक्षण विधि भी ऐसी होगी जिसमें इन गतिविधियों को ज्यादा महत्व दिया गया हो। तो प्रदर्शन और खेल विधि, प्रदर्शन और खेल विधि, प्रदर्शन और खेल विधि ये प्रमुख विधि है। इसके अलावा संवाद विधि, संवाद विधि, संवाद विधि ये भी इनके शिक्षण की विधि है। समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान विधि तो रहेगी ही, समस्या आधारित पाठ्यक्रम है। समस्या समाधान विधि, आलोचनात्मक, क्योंकि आलोचनात्मक शिक्षण के जनक ही कहे जाते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन भी इनके विधि का अंग है। और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक विधि, यह पाठ्यक्रम के साथ साथ विधि है जिसको सबको अपने विचार रखने का मौका दिया जाता है। लोकतांत्रिक विधि ये इनके पाठ्यक्रम की विधि है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जो जीवन से संबंधित हो और ऐसी विधि हो जो लोकतांत्रिक हो, समस्या का समाधान करना सिखाए। हम बच्चों को पढ़ाते हैं यस पार सिर्फ की जगह हम अगर यस पार सोसाइटी पढ़ाएं, सोसाइटी के विषय में चिंतन करना सिखाएं, तो वह अपने समाज को जानेगा, अपने आसपास के वातावरण को जानेगा और उससे समायोजन स्थापित करेगा। तो हम ऐसी शिक्षण विधि का चयन करें जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों चिंतन करें और अपने समस्या को जानें। सोसाइटी को जान सकेंगे, अपनी मातृभाषा में उसका अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम मातृभाषा पर आधारित होना चाहिए और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रथम स्थान तो मातृभाषा का है, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को भी जानने की इन्होंने बात की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधि के पश्चात हम इनके जो शैक्षिक विचार, प्रमुख विचार है उसको भी जान लेते हैं कि क्या क्या शैक्षिक विचार है। शिक्षण विधि में ही बात आती है एक प्रॉब्लम पोजिंग मेथड, जो प्रमुख रूप से चर्चा होती है। समस्या आधारित शिक्षा या विधि, समस्या आधारित शिक्षा, ये क्या है? समस्या आधारित शिक्षा या समस्या आधारित विधि, प्रॉब्लम पोजिंग नया नाम दिए हैं, प्रॉब्लम पोजिंग मेथड। ये क्या है इसको हम जान लें, परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेट की परीक्षा हो, हायर एजुकेशन की परीक्षा हो, डीएलएड हो, बीएड एमएड हो, सब में आलो फेरा एक नए पाश्चात्य दार्शनिक के रूप में पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। प्रॉब्लम पोजिंग मेथड ये क्या है इसको जानना अति आवश्यक है। इसमें एक प्रश्न रखा जाता है जो कि समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा हमने पहले ही इंडिकेट किया कि समस्या आधारित पाठ्यक्रम हो और
समस्या समाधान विधि हो। इसमें जो समस्या होगी वह समस्या एक प्रश्न के रूप में होगी और उस प्रश्न पर आपस में शिक्षक और छात्र चिंतन करेंगे, प्रश्न भी करेंगे और उत्तर भी देंगे। एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करेंगे, दोनों मिलकर छात्र और शिक्षक, अलग अलग छात्र और शिक्षक सब मिलकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोनों उत्तर खोजते हैं और डिस्कस करते हैं। यह सिद्धांत, यह विधि इस पर निर्भर है कि छात्र अच्छी तरह से कैसे सीख सकें। अच्छी तरह से सीखने के लिए उनको खुद एक्टिव करना होता है और वह खुद अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। उनके लिए ज्ञान रखा जाता है और साथ साथ उस ज्ञान को प्राप्त करना सिखाया भी जाता है। तो ये ऐसा शिक्षण विधि है, ऐसी शिक्षण विधि है प्रॉब्लम पोजिंग मेथड, जिसमें समस्या खुद एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत की जाती है और छात्र शिक्षक मिलकर उसका रिजल्ट खोजते हैं, समाधान करते हैं। इसमें उनकी थिंकिंग बढ़ती है, जो सोचने की क्षमता है वह बढ़ जाती है। तो ये सीखने का वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और शिक्षा का स्वरूप रहा। आगे हम बढ़ते हैं। पालो फेरा, इनके शिक्षा की प्रमुख जो बातें हैं उसको जान लेते हैं। प्रमुख विचार, प्रमुख शैक्षिक विचार क्या रहे हैं? इसमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आता है विचार वह है बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। क्या है बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन? इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पालो फेरे के अनुसार यह है कि जैसे हम अपने मनी को बैंक में सेव करते हैं, ले जाके वहां पे जमा करते हैं, लॉकर में बंद कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक अपने शिष्यों के मस्तिष्क में ज्ञान को ले जाके स्टोर करता है। और इसी का पालो फेरे ने आलोचना की, इसी को उन्होंने खंडन किया। जो शिक्षा के संचार मॉडल है उसका खंडन किया। शिक्षा के ऐसे संचार मॉडल जो मस्तिष्क में ले जाके शिक्षक रखता है, संचार मॉडल का खंडन, शिक्षा के संचार मॉडल का इन्होंने खंडन किया। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उनके मस्तिष्क में ले जाके विचार को रख दिया जाए। इससे क्या होता है? संचार मॉडल का खंडन इसलिए इन्होंने किया क्योंकि इससे रचनात्मकता कम हो जाती है, क्योंकि छात्रों में रचनात्मक क्षमता घट जाती है। इसलिए ऐसे विचार का इन्होंने खंडन किया। इनका मानना है कि जैसे बैंक में धन इकट्ठा किया जाता है, वैसे ही सूचना को
माइंड में, मस्तिष्क में सेव किया जाता है। इसके स्थान पर अभ्यास और एक्टिविटी युक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। अभ्यास छात्रों को करना चाहिए, एक्टिविटी युक्त पाठ्यक्रम होगा तो छात्र और शिक्षक दोनों सोचेंगे, विचार करेंगे और अपने स्व अनुभव से, सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो अभ्यास, स्व अनुभव, स्व अनुभव, अभ्यास और एक्टिविटी, एक्टिविटी द्वारा सीखना, इस पर इन्होंने बल दिया। यही इनका बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, जो बैंक की तरह स्टोर करने पर बल दिया जाता था परंपरागत शिक्षण पद्धति में, उसका इन्होंने विरोध किया, आलोचना की। इसलिए इस पद्धति के आलोचना के रूप में ये जाने जाते हैं, आलोचनात्मक शिक्षण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद हम जो इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं उसको भी जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनके द्वारा लिखी, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है पेडागाजी ऑफ द प्रोसेस्ड, पेडागाजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पेडागाजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक पेडागाजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। इसके बाद जो इनकी अन्य पुस्तकें हैं वह पेडागाजी ऑफ द हर्ट, पेडागाजी ऑफ द हर्ट, और पुस्तक पेडागाजी ऑफ द फ्रीडम, पेडागाजी ऑफ द फ्रीडम, और जो पुस्तक है द पॉलिटिकल एजुकेशन, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। पेडागाजी ऑफ द ऑप्रेस्ड सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि काफी चर्चित रही है। पेडागाजी ऑफ द हर्ट, पेडागाजी ऑफ द फ्रीडम और द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, एजुकेशन ऑफ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस ये इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दार्शनिक, पाश्चात्य शिक्षा दार्शनिक और खासकर हम आधुनिक शिक्षा जगत के दार्शनिक के रूप में जानते हैं। इन्होंने पुरानी शिक्षण पद्धति और शिक्षा की आलोचना की, आलोचनात्मक शिक्षण के जनक के रूप में हम जानते हैं। गरीबों के उत्थान के विषय में इन्होंने सोचा, समस्या आधारित पाठ्यक्रम की बात की, समस्या का समाधान शिक्षक और छात्र मिलकर करें, शिक्षक छात्र दोनों बराबर हैं, लोकतांत्रिक रूप में पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति होनी चाहिए, शिक्षक और छात्र एक दूसरे पर किसी के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार इन्होंने दिया कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को बदले और व्यक्ति संसार को
बदल दे। ऐसे शिक्षा दार्शनिक का अध्ययन हम आप किए। एक नए शिक्षा दार्शनिक के अध्ययन करने के लिए हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। इसके पहले हमने गांधी दर्शन, टैगोर दर्शन, विवेकानंद का दर्शन पढ़ा है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप अध्ययन कर सकते हैं। नए शिक्षा दार्शनिक को लेकर हम शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।